ओके, तो कंसेप्ट है जेआईटी, जस्ट इन टाइम। फर्स्ट कंपनी वो थी टोयोटा। ठीक है, टोयोटा मोटर्स। तो वो लोग ये कंसेप्ट लेके आए जस्ट इन टाइम का। तो बेसिकली जस्ट इन टाइम ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का वन ऑफ द पार्ट। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जैसे अपन ईओक्यू वगैरह सीखते हैं, वैसे जेआईटी भी वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। अब ईओक्यू अपने को ये सिखाता है कि अपने को एक टाइम पे कितना मटेरियल खरीदना चाहिए। ठीक है, ताकि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाए और टोटल जो कॉस्ट है वो मिनिमम लेवल पे रहे। वो ईओक्यू सिखाता है। जेआईटी अपने को बोलता है कि जस्ट इन टाइम, जब भी मटेरियल रिक्वायर्ड है, इमीडिएट तभी ही खरीदो। यानी कि इन्वेंट्री का स्टॉक मत रखो, जीरो इन्वेंट्री। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो जीरो इन्वेंट्री पे काम करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि जेआईटी दो लेवल पे काम करता है, एक फिनिश गुड्स एंड पे और एक रॉ मटेरियल साइड पे। तो फिनिश गुड्स एंड पे अभी भी कुछ कंपनी ऐसी है कि जो जेआईटी पे काम करती है, जैसे डेल कंप्यूटर्स। तो डेल कंप्यूटर्स के केस में जब भी दोनों डेल का लैपटॉप वगैरह तुम लोग को खरीदना है, तो उसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे तुम लोग को जाना पड़ेगा। वहां पे तुम लोग को स्पेसिफिकेशन वगैरह सब डालना पड़ेगा, तुम लोग को रैम कितना चाहिए, प्रोसेसर कौन सा चाहिए, स्क्रीन का साइज कौन सा चाहिए, कलर कौन सा चाहिए वगैरह। और तुम लोग सबमिट करोगे तो दोनों को लोग कोटेशन बताएंगे कि ये प्राइस आपको रहेगा। एस्टिमेटेड डिलीवरी का टाइम कितना रहेगा वो दोनों को बताएंगे। और जब भी तुम लोग ऑर्डर फाइनली प्लेस करोगे, तब भी जाके वो लोग उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्शन करके 15 से 20 दिन के अंदर जनरली कुरियर वगैरह के थ्रू आने के लिए टाइम लगता है। तो वो दोनों को डिलीवर होगा। तो जो तुम लोग यहाँ पे देखते हो क्रोमा वगैरह या फिर डेल के एक्सक्लूसिव स्टोर्स वगैरह, ठीक है, तो उसमें स्टोर में कुछ इन्वेंट्री रखते हैं, लेकिन कंपनी के पास इन्वेंट्री रहता नहीं है। यानी कि क्रोमा खुद एक रिटेलर है, तो क्रोमा पहले डेल से परचेज कर लेगा। यानी कि कंपनी तो बेच के फ्री हो गए। अब बाद में लोग कस्टमर को क्रोमा वाले बेचेंगे, तो क्रोमा के पास स्टॉक मिलेगा, लेकिन कंपनी के पास स्टॉक नहीं रहेगा। जीरो इन्वेंट्री पे कंपनी काम कर रही है। हाँ, समझ में, ठीक है। तो जेआईटी ये फिनिश गुड्स एंड पे हुआ। अब ये प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत पॉसिबल भी है, कुछ ऑर्डर लॉस्ट भी होते हैं। अब जो लैपटॉप लेने को जा रहा है और अगर उसको इमीडिएटली लैपटॉप चाहिए, वो पैसा दे ही रहा है अभी, तो 15 20 दिन क्यों वेट करे। तो वो क्या करेगा, जो कॉम्पिटिटर कंपनीज के लैपटॉप अवेलेबल है विद सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर प्राइसिंग, वो लोग उसका ले लेंगे, तो एचपी इस पे मार्केट खा जाएगा। क्योंकि दोनों कॉम्पिटिटर्स है, दोनों का प्राइसिंग दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जनरली एक जैसा ही रहता है, लुक भी काफी सिमिलर है दोनों का। तो जो डेल अवेलेबल नहीं रहेगा और जिसको इमीडिएट चाहिए, वो लोग एचपी में चले जाते हैं, तो डेल का मार्केट ऑटोमेटिकली वहां पे लॉस्ट होता है। तो जेआईटी इंप्लीमेंट करने का बेनिफिट ये है कि दोनों अननेसेसरी अमाउंट को ब्लॉक नहीं करोगे टू कैरी द इन्वेंट्री। ठीक है, तो जो पैसा तुम लोग का ब्लॉक नहीं हुआ, वो पैसे को अल्टरनेटिव जगह पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉस्टिंग में कंसेप्ट आएगा अपॉर्चुनिटी गेन। तो तुम लोग वो कहीं पे और जगह पे इन्वेस्ट करोगे, वहां से तुम लोग को इनकम अर्न करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो वो इनकम तुम लोग को अपॉर्चुनिटी गेन के फॉर्म में मिलेगा। लेकिन सामने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है कि जब भी इन्वेंट्री नहीं है, तो इमीडिएट कस्टमर लॉस्ट हो रहे हैं, तो वो लोग का जो रेवेन्यू है वो अपने को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो एक तरफ कुछ गेन है, एक तरफ कुछ लॉस है। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर अपन सोचे रिगार्डिंग रॉ मटेरियल साइड जेआईटी, तो रॉ मटेरियल में अगर अपने को प्रोडक्शन प्लान पहले से फिक्स पता है कि हम लोग को गुड्स कैसे मैन्युफैक्चर करना है, कितने क्वांटिटी में कौन से दिन पे कितना मैन्युफैक्चर करना है, तो अपन रॉ मटेरियल साइड पे जेआईटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन 100% जेआईटी को इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है। तो लोग इमेजिन करो कि कल जितना गुड्स बनाना है वो अपन आज खरीद रहे हैं। अब एक दिन में आना चाहिए ना। और अगर सप्लायर के पास ही वो डब्बे आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो हम लोग को ताला लगा के बैठना पड़ेगा फैक्ट्री को। मटेरियल ही नहीं है, क्या करेंगे, स्टॉक ही नहीं रखा है। तो 100% जेआईटी, 100% जीरो इन्वेंट्री, इस पे काम करना पॉसिबल नहीं है। तो सेफ्टी स्टॉक हम लोग को कुछ मिनिमम रखना पड़ेगा कि इतना क्वांटिटी अपने पास रहेगा कि 2 3 दिन एक हफ्ता अपन चल जाए। ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इन्वेंट्री मत रखो। और इसमें मेनली अगर तुम अगर सप्लायर फिक्स नहीं है, तो तुम लोग रोज ऐसे ढूंढने को नहीं निकल सकते कि अभी आज किससे खरीदे। तो तुम लोग को एक सप्लायर के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। जनरली मिनिमम 1 साल का एग्रीमेंट तो रहता है।
तो 1 साल का एग्रीमेंट एक साइन करना पड़ेगा कि हम लोग पूरे साल का मटेरियल का रिक्वायरमेंट आपसे ही खरीदेगा। ठीक है। लेकिन आपको, हम लोग को प्रायोरिटी देने का, जैसे हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे बाकी कस्टमर को छोड़ के आप पहले हम लोग को डिलीवर करोगे, क्योंकि हम लोग सिंगल एक ही सप्लायर के पास जा रहे हैं, दूसरे सप्लायर्स के पास जा नहीं रहे। तो अगर हम लोग कमिटमेंट दे रहे हैं तो आपके साइड से भी उनको कमिटमेंट चाहिए। प्राइसिंग टर्म के लिए भी दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि एक पर्टिकुलर प्राइस वो लोग फिक्स करेंगे, जिसको इवेंचुअली थोड़े टाइम के बाद रिवाइज भी करना पड़ेगा। अगर उसका मार्केट प्राइस ही काफी बढ़ जाए तो एक ही प्राइस पे वो सप्लाई तो नहीं कर पाएगा। तो एक प्राइस अपन फिक्स करेंगे जिसको रिवीजन करना पड़ेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन जनरली ऐसा एक एग्रीमेंट साइन होता है। और इस पे भी सिस्टम को और ज्यादा बोलते हैं ना कि एकदम प्योर जेआईटी में घुसने के लिए हम लोग दोनों का जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो भी सेम रखते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे अगर सपोज अपनी कंपनी में एसएपी है, सैप, और उनके कंपनी में भी एसएपी है, तो एसएपी को लिंक करेंगे। ठीक है, उनका एसएपी और अपना एसएपी। तो जैसे अपना मटेरियल कम होगा, हम लोग को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद ट्रिगर कर देगा कि हम लोग को इतना मटेरियल सप्लाई करो। ठीक है। तो ये वैसे वो लोग सॉफ्टवेयर वगैरह भी इंटीग्रेट करते हैं, जहाँ पे बड़ी कंपनीज है, छोटी कंपनी में उतना नहीं होता है प्रॉब्लम, लेकिन बड़ी कंपनीज वगैरह में ये बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये सब सिस्टम लाने के बाद अपन जेआईटी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो एक तरफ जेआईटी का फायदा क्या है? जेआईटी अगर इम्प्लीमेंट किया, स्टॉक का लेवल कम हो जाएगा, स्टॉक में जो पैसा ब्लॉक होता है वो पैसा फ्री हो जाएगा, उसको कहीं और जगह पे इन्वेस्ट करो, तुम लोग को उससे इनकम मिल पाएगा, अल्टरनेटिव इनकम। ये इनकम साइड है, गेन साइड है। और इसका कॉस्ट साइड क्या है? कि जैसे मैंने बताया कि अगर सॉफ्टवेयर वगैरह अगर हमने इंटीग्रेट किया तो उसका कॉस्ट आएगा। ठीक है। कुछ कस्टमर लॉस्ट हो गए, उसका कॉस्ट आएगा। क्योंकि इन्वेंट्री इमीडिएट आ रहा है, हम लोग को इंस्पेक्शन के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो इंस्पेक्शन पड़ेगा, डैमेजेस होगा मशीन्स वगैरह को, वो प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट ये होगा कि तुम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम लोग, हाँ, 3 महीने में तुम लोग खरीद रहे थे, सपोज पूरा मटेरियल 3 महीने का एक साथ खरीद रहे थे, तो एक बार तुम लोग को डिलीवरी कॉस्ट लग रहा था, ऑर्डरिंग कॉस्ट है डिलीवरी कॉस्ट। अब वो अगर तुम लोग हर दिन का खरीद रहे हो या हर हफ्ते का खरीद रहे हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रक वगैरह से गुड्स आता है, वो तुम लोग को ज्यादा बार अरेंज करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़े। कैरिंग कॉस्ट कम हो रहा है, यानी कि इन्वेंट्री को स्टोर करने का कॉस्ट कम हो रहा है, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये तुम लोग को जेआईटी में चेक करना है कि तुम लोग को बेनिफिट ज्यादा है कि कॉस्ट ज्यादा है। अगर बेनिफिट ज्यादा है तो जेआईटी को इम्प्लीमेंट करो, वरना इम्प्लीमेंट मत करो। आया समझ में? तो दो सम से यहाँ पे जेआईटी सबसे पहले सीए फाइनल वालों को इंट्रोड्यूस हुआ था सिलेबस में, बहुत बहुत साल पहले, यानी कि ऑलमोस्ट ईयर 98 99 2000 वगैरह के ईयर में। तो बहुत सालों तक वो लोग सिर्फ थियरी पूछते थे इसके ऊपर, कि व्हाट डू मीन बाय जेआईटी, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिमिटेशन वगैरह सब बताओ, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेआईटी बताओ वगैरह। तो जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे वही सब वहां पे अपने को लिख के आना है। उसके बाद में सडनली एक अटेम्प्ट ऐसा था कि जहाँ पे पहला क्वेश्चन जेआईटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, और वो ये था। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। सम का लेंथ देख के अंदर घुसने को दिल नहीं करता। लेकिन ऐसे नहीं रहता, मीन्स कभी कभी, मीन्स ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो बड़े सम्स है ना वो कंपेरेटिवली इजी रहते हैं, और जो छोटे सम है ना वो, हाँ, वो रस्सी बॉम्ब टाइप है, दिखता छोटा है लेकिन बचता बड़ा है वो। चलो, एक्स वीडियो कंपनी सेल्स पैकेज ऑफ ब्लैंक वीडियो टेप्स टू इट्स कस्टमर। वो वीडियो टेप्स, अभी तो सीडीज आ गए, अभी तो सीडी का भी जमाना आ गया, अभी सब लोग वो ऑनलाइन ही सब स्टोर, क्लाउड स्टोरिंग वगैरह ही हो गए। So, X Video Company sells package of blank video tapes to its customers. It purchases the video tape from Wiretape Company at 140 a packet. Wiretape Company pays all freight to X Video Company. No incoming inspection is necessary because Wiretape Company has superb reputation for delivery of quality merchandise. Annual demand of X Video Company is 13,000 packages. X Video Company requires 15% annual return on investment.
The purchase order lead time is 2 weeks. The purchase order is passed through internet and it cost rupees 2 per order. The relevant insurance, material handling, etc. are 3.1 per package per year. X video company has to decide whether or not to shift to JIT purchasing. JIT purchasing. तो बहुत सारा डेटा दे रहे हैं, इवन आगे भी डेटा बहुत सारा दिख रहा है। तो बेटर ये रहेगा कि अपन एक डेटाबेस बना लेते हैं, क्योंकि बार बार अगर सम रीड करना पड़ा तो कुछ ना कुछ डेटा मिस होगा और सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो एक डेटा लिखते जाते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग ये एक्स वीडियो कंपनी, हम लोग वाई वीडियो कंपनी से परचेज करते हैं। वाई कंपनी, वाई टेप कंपनी। प्राइस है 140 पर पैकेट। वाई कंपनी पेज ऑल फ्रेट टू एक्स वीडियो कंपनी। पेज ऑल फ्रेट यानी कि जो 140 रुपीज है ये ऑल इंक्लूसिव है, अलग से कुछ फ्रेट वगैरह का इनकर नहीं करना है। ठीक है। नो इनकमिंग इंस्पेक्शन इज नेसेसरी बिकॉज वाई टेप कंपनी हैज सुपर्ब रेपुटेशन फॉर डिलीवरी ऑफ क्वालिटी मर्चेंडाइज। यानी कि ये इंस्पेक्शन अभी नील है, कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। एनुअल डिमांड ऑफ एक्स वीडियो कंपनी इज 13,000 पैकेज। एनुअल रिक्वायरमेंट 13,000 packages. 15% annual returns on investment. The purchase order lead time is 2 weeks. लीड टाइम यानी कि डिलीवरी टाइम, यानी कि तुम लोग अगर अभी ऑर्डर प्लेस करते हो तो 2 वीक के बाद वो डिलीवर होगा, ये लीड टाइम का मीनिंग। यानी कि जैसे अपन सिलेंडर बुक करते हैं तो कभी कभी सुबह बुक किया शाम को ही आ जाता है, तो लीड टाइम 1 डे। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक एक हफ्ते बाद आता है, तो वो लीड टाइम यानी कि डिलीवरी टाइम। स्टॉक कितना अवेलेबल है उसके ऊपर वो डिपेंड है। परचेज ऑर्डर इज पास थ्रू इंटरनेट एंड इट कॉस्ट रुपीज 2 पर ऑर्डर। यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट 2 per order. The relevant insurance, material handling, etc. are 3.1 per package per year. ये क्या है? Carrying cost. बेसिकली ईओक्यू में हमने दो कॉस्ट सीखा था, एक था ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक था कैरिंग कॉस्ट। ठीक है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बेसिकली जो अपन ऑर्डर प्लेस करने के लिए जनरली क्या होता है कि अपने को एक परचेज डिपार्टमेंट सेटअप करना पड़ता है। ये परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज पूरा दिन बैठ के अलग अलग कंपनी से कोटेशन वगैरह मंगवाते, कोटेशन चेक करते, प्राइसिंग का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, डिलीवरी का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, रिटर्न पॉलिसीज क्या है, ये सब इवेल्युएट करने के बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे। मटेरियल आएगा, बाद में इंस्पेक्शन वगैरह सब वो लोग करवाते हैं। तो ये परचेज डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है। तो वो लोग का जो कॉस्ट है वो अपन कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है, वो भी कैरिंग कॉस्ट में काउंट होता है। ठीक, सॉरी, ऑर्डरिंग कॉस्ट में काउंट होता है। तो ये लोग ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो इंक्वायरी करते हैं उसका जो कॉस्ट है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। इंस्पेक्शन वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इंकर होगा गुड्स को ऑर्डर प्लेस करने में लाना पड़ेगा ट्रक वगैरह से, तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में काउंट होगा। तो ये सबको क्यूमुलेटिवली ऑर्डरिंग कॉस्ट पे कंसिडर किया जाता है। कैरिंग कॉस्ट में ना दो कॉस्ट आते हैं। ठीक है। एक कैरिंग कॉस्ट आता है, नहीं नहीं, वैसे फिक्स वेरिएबल वो नहीं है। एक आता है ये वेयर हाउसिंग का जो कॉस्ट है वो, और एक आता है रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये दोनों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है। ऐसे दो कॉस्ट है। तो वेयर हाउसिंग वगैरह में क्या होता है कि गुड्स एक बार तुम्हारे गोडाउन में रख दिए, तो गुड्स को गोडाउन में रखने के बाद गोडाउन कीपर को सैलरी वगैरह देना पड़ेगा, वो सब गुड्स को मैनेज करेगा। मटेरियल का मूवमेंट होगा, यानी कि मटेरियल यहाँ से उठा के वहां पे रखा, यहाँ से फैक्ट्री में लेके गए, फैक्ट्री से गुड्स वापस आया वगैरह। तो मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट, वेयर हाउस का इंश्योरेंस वगैरह निकालना पड़ेगा। ठीक है। उसका सेफ्टी का जो कॉस्ट है, यानी कि वो फायर अलार्म सिस्टम वगैरह सब सेट करो। ठीक है। बाद में पेस्ट कंट्रोल वगैरह कराओ ताकि वो चूहे वगैरह आके
गुड्स को डैमेज ना करे। तो ये सब जो कॉस्ट है वो सब तुम लोग का कैरिंग कॉस्ट में काउंट होगा। ठीक है, तो ये तुम लोग का रिलेटेड टू वेयर हाउसिंग, गुड्स को अपने गोडाउन में रखने का कॉस्ट है। और ईयू के फॉर्मूला के हिसाब से अपने को कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी कि एक यूनिट अगर एक साल के लिए गोडाउन में रखा, कितना कॉस्ट इंकर होगा एक साल का, उसको अपन बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट ऑलवेज रहता है पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3.1 जो दिया है वो दोनों को पर पैकेज पर ईयर ही दिया है, यानी कि वो पर यूनिट पर एनम ही है। आ समझ में? तो ये पहला एलिमेंट है। और दूसरा एलिमेंट है कैरिंग कॉस्ट का, जो है रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोग जैसे वो पहले डिस्कस किया हमने कि जब ये अपन मटेरियल गोडाउन में रखते हैं तो अपना पैसा ब्लॉक हो रहा है। तो अगर एक यूनिट एक साल के लिए हमने गोडाउन में रखा, तो अपना जो पैसा ब्लॉक हुआ एक यूनिट हमने गोडाउन में स्टोर करके रखा, यानी कि पैसा डाल दिया लेकिन आ नहीं रहा अभी वापस। तो वो एक साल के लिए जो अमाउंट ब्लॉक हुआ ना, तो उसका एक साल का इंटरेस्ट कितना लॉस्ट हुआ, ठीक है, वो दोनों का कैरिंग कॉस्ट का एलिमेंट बनेगा। तो कैरिंग कॉस्ट में दो है, एक एक्चुअली जो अपन कॉस्ट इंकर करते हैं फॉर वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, गोडाउन का रेंट, गोडाउन कीपर का सैलरी, उसका वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल गोडाउन का, ठीक है, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट, उसका ये पेस्ट कंट्रोल का कॉस्ट, ठीक है। अगर कुछ नॉर्मल डैमेजेस वगैरह होता है, जैसे अगर कुछ गुड्स ऐसे रहते हैं कि जो पड़े पड़े ऑटोमेटिकली एवापोरेट होते हैं, ठीक है, तो नेचुरल जो लॉस होगा, तो वो सबका कॉस्ट, ये सब कुछ तुम लोग वेयर हाउसिंग में काउंट करोगे। ठीक है। और दूसरा एलिमेंट के जो पैसा ब्लॉक हुआ, वो पैसे का जो इनकम लॉस्ट हुआ, वो दोनों का बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए ये भी तुम लोग पर यूनिट पर एनम फाइंड करोगे। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल तुम लोग का जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपए का है, ठीक है, तो 100 रुपए पे सपोज 10% अगर इनकम लॉस्ट होता है तो 10% लोगे, ठीक है। तो ये एक यूनिट का है, 10% पूरे साल का है, ये पर एनम है। तो 100 का 10%, 10 रुपीज, ये पर यूनिट पर एनम दोनों को मिलेगा, जो है दूसरा एलिमेंट ऑफ कैरिंग कॉस्ट। आ समझ में? ठीक है। तो ये अपने को 3.1 कैरिंग कॉस्ट अपने को दिया हुआ है। अब आगे क्या बता रहे हैं कि एक्स वीडियो कंपनी हैज टू डिसाइड whether or not to shift to JIT purchasing. YTEP company agrees to deliver 100 packages of video tapes 130 times a year, that is 5 times every 2 weeks, instead of existing delivery system of 1000 packages 13 times a year with additional amount of 0.02 per package. कितना सारा इंफॉर्मेशन एक ही लाइन में दिया है। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि YTEP कंपनी अग्रीज टू डिलीवर 100 पैकेज 130 टाइम्स अ ईयर, ठीक है। 100 पैकेज 130 टाइम्स अ ईयर, यानी कि 13,000 हो जाएगा। तो एनुअल रिक्वायरमेंट अभी भी 13,000 का ही फुलफिल हो रहा है, लेकिन वो लोग अभी 130 टाइम्स ऑर्डर डिलीवर करेंगे। जेआईटी में जब भी चाहिए तभी अपन लेंगे ना, पहले से क्यों लेंगे? तो वो बोल रहे कि अभी का एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है वो 1000 पैकेज 13 टाइम्स है, 1000 पैकेज 13 टाइम अपन डिलीवर करवा रहे थे, 13 बार, यानी कि एक महीने में एक बार, अप्रोक्सीमेट 12 महीना है, तो टोटल 13 डिलीवरी है, यानी कि सपोज हर 25 दिन में एक बार डिलीवर करवा रहे हैं। हाँ समझ में? तो इसमें हमारे पास स्टॉक रखना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, अपन सिर्फ 100 पैकेज ही परचेज करेंगे, 1000 की जगह पे 100, और साल में 130 बार डिलीवर करना पड़ेगा, 130 बार। ठीक है, यानी कि अपन यहाँ पे जेआईटी में घुस रहे। अब इस पे क्या होता है कि वाई को प्रॉब्लम होगा ना, अपन खरीद तो 113,000 यूनिट ही खरीद रहे, अगर उतना ही खरीदे और ये लोग को बार बार डिलीवर करने को बोला, तो लोग को डिलीवरी करने को प्रॉब्लम होगा ना। ठीक है, तो लोग जेआईटी में कभी कभी थोड़ा एडिशनल प्राइस भी चार्ज करते हैं, वो लोग का पैकेजिंग का कॉस्ट बढ़ेगा ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल तो लोग अमेजोन वगैरह में देखोगे, तो नॉर्मली 500 रुपए से कम का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस है, और 500 के ऊपर के प्रोडक्ट के ऊपर डिलीवरी चार्जेस हमने वेव किया। अब ये क्यों किया है, तो दो रीजन है। 500 के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल कोई छोटा प्रोडक्ट कोई मंगवाता है, जैसे अगर 200 रुपए का एक प्रोडक्ट मंगवाया, उसके लिए भी पूरा पैकेज वगैरह बनाओ,
ट्रांसपोर्टेशन में पूरा डालो, भले ही कंपनी, जो कुरियर कंपनी वो लोग का खुद का है, अमेजोन का खुद का डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है। तो वो लोग को वो अपने कंपनी के थ्रू पास करवा के कस्टमर तक पहुंचाना है। तो ये सब हम लोग को कॉस्ट इंकर हो रहा है। तो लोग क्या बोलते हैं, 500 रुपए का मिनिमम ऑर्डर प्लेस करो तो डिलीवरी कॉस्ट नहीं है। ऑटोमेटिकली 200 रुपए का अगर प्रोडक्ट खरीदा और ऊपर बताया कि 50 रुपए का डिलीवरी चार्जेस है, तो वो बोलते हैं कि 50 रुपया नहीं पे करना है, थोड़ा सा और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। कंपनी को बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर ऑटोमेटिकली इंड्यूस होता है कि 200 की जगह पे 500 का खरीदो, सेल बढ़ता है, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है तो एक ही बॉक्स के अंदर डिलीवर कर पाएंगे। एक बॉक्स को कुरियर करने का जो कॉस्ट है वो सेम रहेगा, यानी कि कुरियर कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, पैकेजिंग कॉस्ट कम होगा। अब अमेजोन वगैरह का जो बॉक्स है वो भी काफी अच्छे क्वालिटी का है। वो लोग जो टेप यूज करते हैं, अपन वो टेप लेने को जाएंगे, इतना सा टेप 120 130 150 रुपए का रहता है। और इमेजिन करो वो लोग इतने बड़े बड़े बॉक्सेस को कंटिन्यू टेप लगा के डिलीवर करते हैं, तो उनको कितना सारा टेप का कॉस्ट आते रहेगा। भले ही वो लोग खुद मैन्युफैक्चर करवाते रहेंगे बल्क में, लेकिन फिर भी कॉस्ट तो है ही ना वो लोग को। आ समझ में। तो ये सिस्टम यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि वाई कंपनी अगर बार बार गुड्स डिलीवर कर रहा है तो उसको छोटे पैकेट्स वगैरह बना के डिलीवर करना पड़ेगा, उस वालों का ये सब कॉस्ट बढ़ सकता है। तो वो बोले कि फॉर एडिशनल अमाउंट ऑफ 0.02 पर पैकेज, बहुत ही कम चार्ज किया, सिर्फ 2 पैसा। ठीक है, हाँ। तो अब भी अपना जो प्राइस रहेगा वो 140 प्लस 0.02 रहेगा, यानी कि 140.02, ये अपना परचेज प्राइस रहेगा। यानी कि जेआईटी में आने के लिए एडिशनल प्राइस अपने को देना पड़ेगा। सबने ये बहुत छोटा अमाउंट बताया, थोड़ा तो बड़ा बताना चाहिए था, 1 रुपया वगैरह, 8 आना, 1 रुपया वगैरह। 2 पैसा क्या। एक्स वीडियो कंपनी incurs no stock out under current policy. It is estimated that X company incurs stock out on 50 video tapes packaged under JIT purchasing policy. स्टॉक आउट यानी क्या, कस्टमर आया और अपने पास स्टॉक नहीं है, तो करंट में वो लोग बोल रहे हैं कि स्टॉक आउट नहीं है, लेकिन जेआईटी में 50 पैकेज का स्टॉक आउट आएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि अपन मेडिकल स्टोर में जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, ठीक है, वो अपने सिस्टम में चेक करता है, पहले तो मैनुअल था, तो वो ड्रॉवर में जाके ढूंढेगा, बाद में बोलेगा कि नहीं है। अभी तो हाँ, रैक वाइज ही रहता है वो। लेकिन वो लोग का भी वो बारकोड सिस्टम वगैरह कंपलसरी कर दिया है, तो बारकोड ऑटोमेटिकली वो लोग के पास जब भी मटेरियल आता है तो लोग कंप्यूटर में डाल देते हैं कि कितने स्ट्रिप्स है, और जब भी बेचते हैं तभी वो बारकोड को पंच करते हैं, तो कंप्यूटर में दिख जाता है कि कितना क्वांटिटी बैलेंस है। ठीक है। तो ये सिचुएशन में स्टॉक आउट यानी क्या, कि अपन स्टोर के पास गए और उसके पास वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, यानी कि कस्टमर वापस जा रहा है। तो यहाँ पे 50 वीडियो टेप का ऐसा स्टॉक आउट पूरे साल में क्रिएट होगा, यानी कि कस्टमर आया और अपने पास वीडियो टेप्स नहीं है, कस्टमर वापस जा रहा है। ठीक है। तो इसका क्या होगा, in the event of stock out, X video company has to rush order tapes packages which cost ₹4 per package। ठीक है। तो अगर स्टॉक आउट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर अपने शॉप में आया, वो वीडियो टेप मांग रहा है और अपने पास स्टॉक खत्म हो गया, अब नया स्टॉक आने को जो टाइम है वो टाइम लगने वाला है, तो अगर कस्टमर उतना नहीं रुका तो लॉस्ट हो जाएगा उतना सेल्स। तो ऐसे केस पे अपन रश ऑर्डर प्लेस करेंगे। रश ऑर्डर यानी कि उसको लेके इमीडिएटली अभी के अभी तो डिलीवर कर। अब वो बंदे को भी, वाई कंपनी को भी एक बंदे को ऐसे ही फ्री रखना पड़ेगा कि जब भी रश ऑर्डर आएगा वो डिलीवर करे। ठीक है। तो वो केस पे वो 4 रुपया एडिशनल चार्ज करेगा। ठीक है। तो स्टॉक आउट में 4 रुपए का कॉस्ट है। ठीक है। 4 रुपए का कॉस्ट इनकर होगा। इसका मतलब ये हुआ, तुम लोग, मैं जस्ट इमेजिन करवाने को ट्राई करता हूँ। बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे अगर सपोज कोई दुकान में अपन गए, कोई एक पर्टिकुलर मोबाइल मांगा, ठीक है, तो दुकान वाला पहले पूछता है कभी लेना है। वो क्यों पूछता है, क्योंकि उसके पास स्टॉक नहीं रहता। तो अगर तूने बोला कि अब भी लेना है, ठीक है, तो वो एक बंदे को दोनों को बिजी कर देगा फीचर्स वगैरह बताने के लिए, और तब तक दूसरा बंदा, यानी कि जो दुकान का नॉर्मली जो ऑनर रहेगा, वो किसी को तो फोन करेगा। वो फोन किसको करेगा, तो उसके आसपास के कोई दुकान वाले के साथ टाई अप रहेगा। ठीक है। तो वो उसको पूछेगा कि ये मोबाइल तो मुझे कितने में देगा, और उस पे 100 200 रुपया चढ़ा के ये अपने को बताएगा।
अब वो लोग का इंटरनल है, मीन्स वो लोग आपस में वो लोग ऐसा डिलीवर करते रहते हैं, तो जब भी उसको जरूरत है कि तभी ये भी बेचेगा उसको, टू वे। ठीक है। तो ये रश ऑर्डर का पार्ट हुआ। अगर इससे डायरेक्टली सप्लायर से लिया रहता तो उसको मोबाइल सस्ते में मिलता। अब कस्टमर को छोड़ना नहीं है, चलो कुछ भी करके आसपास की दुकान वाले से भी लेके आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज वो मोबाइल 10,000 का बाजू की दुकान वाले ने उसको दिया, तो इससे हम लोग को 10,000 में ही दे दिया, क्यों, उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कस्टमर अपने साथ लॉयल होगा। पॉइंट नंबर वन, कस्टमर अपने साथ फिक्स हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम भी वो अपनी दुकान में आ सकते हैं दूसरा मोबाइल लेने के लिए। दूसरा पॉइंट ये, एक्सेसरीज में कमा लेंगे। तो मोबाइल का बैक कवर है, स्क्रीन गार्ड है, ठीक है, ये एक्सेसरीज अपन बेच के उसमें से प्रॉफिट कमा लेंगे। ये कस्टमर छोड़ ही दिया तो अपना ये भी लॉस्ट होगा, क्योंकि वो जहां से मोबाइल लेगा वहां से उसका बैक कवर, स्क्रीन गार्ड सब कुछ लेगा। ठीक है। तो वो लोग वहां से कमाने को ट्राई करते हैं। तो ये सब रीजन से स्टॉक आउट जब भी होता है तभी रश ऑर्डर अपने को देना पड़ता है। रश ऑर्डर में ऑब्वियस अपना इनकम लॉस्ट होगा, तो यहाँ पे 4 रुपये अपने को एडिशनल पे करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि 140.02 तो वो लेगा ही, प्लस वो इमीडिएट डिलीवर करने के लिए 4 रुपया पर पैकेज अलग से लेगा। आया समझ में? यानी कि इसमें कोई कंसेशन नहीं है, ये तो देना ही है, प्लस 4 रुपया सिर्फ फास्ट डिलीवरी का अपने को देना है। चलो आगे क्या हो रहा है। comment whether X company should implement JIT purchasing system। यहां तक तो ठीक था, तो सम खत्म नहीं हुआ। तो अभी ट्विस्ट डाल दे, क्या ट्विस्ट डाल दे, रीड करते। जेड कंपनी ऑल्सो सप्लाइज वीडियो टेप्स। अब अभी तक जो सम चल रहा था वो वाई विदाउट JIT, वाई विद JIT, ये अपन कंपेयर कर रहे थे। अभी सडनली बीच में जेड एक नया प्लेयर एंटर हो रहा है, तो जेड कंपनी ये भी JIT में डिलीवर करने को रेडी है, सा सम बता रहा है। ऑल्सो डिलीवर्स अंडर JIT। It agrees to supply one at 136 per package under JIT delivery system। इसका प्राइस सबसे कम है 136। If videotape purchase from Z company, the relevant carrying cost would be 3 per package against 3.1 in case of purchasing from Y company। Y से खरीदा तो 3.1 है, लेकिन Z से खरीदा तो 3 रुपीज ही है। अब ऐसा क्यों? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 140 रुपया इसका एक पैकेज का प्राइस है, सपोज 10% की ना, तो 14 होगा, और इसका प्राइस हो जाता है 136। परसेंट तो सेम ही रहता है ना, तो ये कम हो जाता है। परचेज प्राइस कम होता है ना, तो कैरिंग कॉस्ट कम होता है। तो यहाँ पे 140 पे 3.1 का कैरिंग कॉस्ट है, कितना परसेंट लिया वो पता नहीं है। यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं 3.1 डिवाइड बाय 140 करके, लेकिन वो सब में अपने को घुसना नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट दे रही है, अपने को अमाउंट ही चाहिए। और वो जब भी प्राइस कम हो गया, 136 हो गया, 4 रुपया कम हो गए, तो ये 3.1 कम होके 3 पे आ गए। वो क्यों कम हुआ? क्योंकि परचेज प्राइस कम हुआ। कैरिंग कॉस्ट परचेज प्राइस पे डिपेंड है। आया समझ में? However, Z company does not enjoy a sterling reputation for quality. X video company anticipate the following negative aspect of purchasing tapes from Z company: to incur additional inspection cost of 5 paise per package। इंस्पेक्शन कॉस्ट आएगा 5 पैसे, यानी कि 0.05। ठीक है। एवरेज स्टॉक आउट ऑफ 360 टेप्स पैकेज पर ईयर वुड ऑकर। यहाँ पे 50 का था, यहाँ पे 360 का है, यानी कि ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी ये मे बी पॉसिबल कि डिलीवर टाइम पे नहीं करता रहेगा, तो बहुत बार प्रोडक्ट आया ही नहीं, कस्टमर वापस जा रहा है, तो 360 पैकेज का स्टॉक आउट होगा। largely resulting from late deliveries, जैसे मैंने बताया वैसा ही है। Z company cannot rush order at short notice। X video company anticipates the lost contribution margin per package of 8 from stock out। अब स्टॉक आउट जब भी होता है ना, तभी दो सिचुएशन है। एक रश ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है, या तो अपने को कस्टमर को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो 8 रुपए का अपना पर पैकेज का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा, यानी कि मे बी पॉसिबल कि ये 136 पे खरीदता है, 8 रुपया ऐड करके 144 में बेचता रहेगा, तो कस्टमर जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो 8 रुपए का इनकम लॉस्ट हो रहा है।
ठीक है। The customer would likely to return 2% of all packages due to poor quality of the tape. And to handle this return and additional cost of 25 per package हम लोग को incur करना पड़ेगा। ठीक है। तो रिटर्न्स और कॉस्ट ऑफ रिटर्न, एक्स में सॉरी वाई में ऐसा कुछ रिटर्न्स नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा था कि उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है और इंस्पेक्शन भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। तो लोग बोल रहे कि 2% पैकेज रिटर्न होगा, और जो प्रोडक्ट रिटर्न होगा उसका 25 रुपीज पर पैकेज का कॉस्ट इंकर होगा। ठीक है। कमेंट वेदर एक्स कंपनी प्लेसेस ऑर्डर विथ जेड कंपनी। तो अभी दो क्वेश्चन है कि वाई के साथ विथ जेआईटी विदाउट जेआईटी, या तो जेड के साथ विथ जेआईटी। जेड के साथ विदाउट जेआईटी वाला डेटा दिया नहीं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जेआईटी है, ये भी जेआईटी है, और ये विदाउट जेआईटी। तो अपने को तीनों कंपेयर करना पड़ेगा। मे बी पॉसिबल कि वाई विदाउट जेआईटी अच्छा हो, जो एग्जिस्टिंग अपना चल रहा है वही चलने दो। तो अपने को ये दोनों में डिसाइड करने के लिए ये दोनों का कॉस्ट कंपेयर करना है, और ये दोनों में से जो लोअर रहेगा उसको कंपेयर करना है जेड से। तो बेटर ये है ना कि तीनों के एक ही साथ कंपेयर कर लो, तीनों में जो लोवेस्ट रहेगा वो अपना फाइनल आंसर। तो एक ही टेबल में अपन कॉलम्स डाल देंगे, तीनों कवर कर लेंगे, तो आंसर भी जल्दी से हो जाएगा। एक एक करके कहाँ आंसर निकाले। आया समझ में? ओके, चलो अभी वन बाय वन। ये टेबल बनाने का बेनिफिट ये है कि दोनों को सम अभी वापस रीड करने की जरूरत नहीं है, बस ये नंबर्स पे यहाँ पे लेके आना है। अब कुछ चीजें मिसिंग है, जैसे वाई जे आई टी में इंस्पेक्शन नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वही सेम यहाँ पे आएगा। एनुअल डिमांड ऑब्वियसली यहाँ पे भी 13,000 ही रहेगा, कि दोनों वाई से खरीदो या जेड से खरीदो, खरीदोगे तो अपना ही रिक्वायरमेंट। रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट दिया नहीं है, तो सब जगह पे 15% ही पकड़ेंगे। ठीक है। लीड टाइम यहाँ पे 2 वीक है, यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये सब में कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए लीड टाइम का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सब अपने को ऑलरेडी गिवन है, तो लीड टाइम काम का नहीं है। ऑर्डरिंग कॉस्ट अपने को दिया नहीं है बाकी सबका, तो जो ये दो है वहां पे सेम रहेगा। ठीक है। कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे 3.1 है, यहाँ पे भी सेम 140.02 ही है, तो 3.1 ही कंटिन्यू करेगा। ठीक है, सेम कंटिन्यू करेगा। ओके, चलो स्टॉक आउट दे दिया है, यहाँ पे भी दे दिया है, कंट्रीब्यूशन लॉस दिया है, रिटर्न्स दे दिया है, और रिटर्न्स का कॉस्ट दे दिया है। चलो अभी वन बाय वन एलिमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परचेस कॉस्ट, 13,000 यूनिट अपने को खरीदना है, 140 पे मिल रहा है। ठीक है, तो 13,000 इंटू 140, 18,20,000। यहाँ पे 13,000 इंटू 140.02, 18,20,260। यहाँ पे 136,
मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखते जाता हूँ। परचेज का जो आता है वो आता है ए इंटू परचेज प्राइस। ए बोला तो एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल डिमांड। ठीक है, तो ए इंटू परचेज प्राइस, ये अपना परचेज कॉस्ट आएगा। दूसरा है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 0.05 है। तो 13,000 इंटू 0.05। एनुअल रिक्वायरमेंट अपना कवर हो गया। रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे मैं तुम लोगों को बताया, कैरिंग कॉस्ट पे दो एलिमेंट है। एक आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स। और एक आता है वेयर हाउसिंग का कॉस्ट। ठीक है, तो जो तुमने पैसा ब्लॉक किया इन्वेंट्री को अपने गोडाउन में रखने के लिए, तो वो तुम लोग को कॉस्ट कैलकुलेट करने में यूज करना है। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है EOQ बाई 2 इंटू सी। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आता है EOQ बाई 2 इंटू सी। EOQ यानी कि ऑर्डरिंग क्वांटिटी। और वैसे यहाँ पे EOQ हमने कैलकुलेट नहीं किया है, तो जो भी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो फॉर द टाइमिंग EOQ करके कंसिडर करना है। डिवाइड बाय 2 ये एवरेज इन्वेंट्री के लिए अपन लेते हैं। और सी यानी कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो EOQ ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, अब EOQ बाय 2 का रीजन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पहले वाले केस में बोला है कि 1,000 यूनिट हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, तो जब भी अगर मैं इसका ये ग्राफ ड्रॉ करूं, तो एक साथ मैंने 1,000 यूनिट खरीदा आज। ठीक है, अब जैसे जैसे दिन पास होगा या फिर अगर मैं डेज लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इसका क्वांटिटी कम होते जाएगा और ये जीरो पे आ जाएगा। तो अगर मैं ये और ये हाईएस्ट और लोवेस्ट का एवरेज लूं, तो लोवेस्ट जीरो है, हाईएस्ट 1,000 है। तो 1,000 प्लस 0/2, यानी कि 1,000 क्या था, EOQ ही था ना, 1,000 ही खरीदा था। तो ये फॉर्मूला बन गया EOQ/2, क्योंकि जीरो तो वैसे भी जा रहा है। ठीक है, तो EOQ/2 यानी कि एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, इंटू सी, कितना इन्वेंट्री अपने गुड्स में है, गोडाउन में है, उसके ऊपर कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है, वो दोनों को देगा कैरिंग कॉस्ट। लॉजिक समझा ना। तो पहले वाले केस पे हम लोग 1,000 यूनिट खरीद रहे, यहाँ पे 1,000 यूनिट 13 बार खरीद रहे। ठीक है, तो 1,000/2 ये दोनों का एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 15%। लेकिन ये 15% किसका, 140 का। सी क्या है, एक यूनिट एक साल गोड़ों में रखा तो कितना कॉस्ट। तो एक यूनिट का प्राइस है 140, और उसके ऊपर रिटर्न है 15% का, तो एक यूनिट को एक साल रखा तो 140 का 15% ब्लॉक होगा। ठीक है, और वैसा कितना यूनिट अपन रख रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज 500 यूनिट रख रहे हैं। समझ में आया क्या। ठीक है, तो यहाँ पे सी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सी यानी कि परचेज प्राइस इंटू रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो परचेज प्राइस यहाँ पे 140 है, उसका 15%। यहाँ पे 140.02 का 15%। यहाँ पे 136 का 15%। जो भी परचेज प्राइस रहेगा उसका 15%। हम्म, ठीक है, तो ये दोनों का देगा सी पर यूनिट पर एनम। हाँ, वहां पे अपन 100 यूनिट खरीदे, तो EOQ 100 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है भाई, 2,000, 10,500। क्या, हाँ गेन नहीं दिया है, गेन इनडायरेक्टली कवर हो जाता है। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, यहाँ पे कम आएगा। देखो,
अब 1000 की जगह पे 100 यूनिट ही खरीद रहे हैं, ठीक है। तो 100/2 इंटू 140.02 इंटू 15%। अभी परचेज प्राइस 140.02 हो गया, 15% रिटर्न चाहिए, और अभी ऑर्डर 100 यूनिट का 130 बार हो रहा है, ठीक है। तो 100 ऑर्डरिंग क्वांटिटी डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है? 1050। ऑटोमेटिकली ये जो पैसा सेव हुआ ना, वो जेआईटी का बेनिफिट साइड है। कैरिंग कॉस्ट कम होता है, मैं स्टार्टिंग में अपन डिस्कस किया ना, कैरिंग कॉस्ट कम होगा लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। अभी नेक्स्ट जब भी ऑर्डरिंग कॉस्ट ले गए तभी नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा है तो कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। और जो बाकी का ये परचेज प्राइस वगैरह बढ़ रहा है, वो एक अलग डिसएडवांटेज वाला पार्ट। स्टॉक आउट एक और डिसएडवांटेज जेआईटी का, ठीक है। अब लास्ट वाले में वो लोग ने बताया नहीं है कि अपन यहाँ पे कैसे खरीद रहे हैं, कि जेआईटी है तो एग्जाम्पशन के जो 100 यूनिट 130 बार है वही सेम यहाँ पे भी कंटिन्यू करेगा। तो 100 यूनिट बाय 2 इंटू अभी प्राइस हो गया है 136 इंटू 15%, 1020। ये तुम लोग का सी है, ये ईओ क्यू है, यहाँ पे भी सेम, ये सी, ये ईओ क्यू, ठीक है। चलो, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। तुम लोग को एक और कैरिंग कॉस्ट के नाम पे ही दे दिया है, 3.1, 3.1 और 3, ठीक है। तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं अदर कैरिंग कॉस्ट। इंटर में जनरली दोनों में से एक ही दिया रहता है, या तो ये देंगे तो ये नहीं देंगे, ये दिया तो ये नहीं देंगे। हार्डली एक आध समय ऐसा था कि जहाँ पे दोनों दिया था। तो बच्चे लोग उतना बोलते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग से वो लोग सीखते नहीं है, बस फॉर्मूला में नंबर रखा आता है आंसर, यानी कि हम लोग को सम आता है, लेकिन उसका लिटरल मीनिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है वगैरह, वो इंटर में बच्चे लोग उतने एंथो रहते नहीं है कि वो लोग अंडरस्टैंड करें। तो फॉर्मूला आ गया बहुत हो गया, ठीक है, लेकिन अभी ऑब्वियसली तुम लोग को नॉलेज डिटेल में लेना ही चाहिए। तो 3.1, 3.1 और 3, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, 1000/2 इंटू 3.1, ये गिवन है, सी गिवन है, ठीक है। तो 1000/2 यानी कि EOQ/2 इंटू सी, यहाँ पे हो जाएगा 100/2 इंटू 3.1, यहाँ पे हो जाएगा 100/2 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया कैरिंग कॉस्ट। तो हमने प्राइस ले लिया, इंस्पेक्शन ले लिया, एनुअल रिक्वायरमेंट कवर हो गया है, रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट कवर हो गया, लीड टाइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है, कैरिंग कॉस्ट हो गया। अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो आता है ए डिवाइड बाई ईओ क्यू इंटू ओ। अब ये ए डिवाइड बाई ईओ क्यू क्या है, तो अपने को 13,000 रेट चाहिए, एक बार पे 1000 यूनिट खरीद रहे हैं, तो 13 ऑर्डर आएगा। तो 13,000 डिवाइड बाय 1000 यानी कि 13। अब ये सब में एक्चुअली ऐसे हुआ कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है वो सबने खुद ही बोल दिया, तो डायरेक्टली 13, 130, 130 ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, इनटू पर ऑर्डर दो, दो और 2 रुपए का कॉस्ट है। आया समझ में? अदरवाइज नंबर ऑफ ऑर्डर अपने को निकालना पड़ता है, तो ये केस पे वो गिवन है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ओ, तो यहाँ पे 13 इंटू 2, यहाँ पे 130 इंटू 2, यहाँ पे भी एज्यूम 130 इंटू 2, ठीक है। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया है। अभी ले लेते हैं स्टॉक आउट का कॉस्ट। पहले वाले केस में स्टॉक आउट है ही नहीं तो उसका कुछ कॉस्ट नहीं आएगा। जब ये 50 टाइप का शॉर्टेज आया, 4 रुपए पे अपने को मिल गया, यानी कि कंट्रीब्यूशन नहीं गया, सामने अपने को एडिशनल डिलीवरी कॉस्ट अपने को पे करना पड़ा 4 रुपए का, यानी कि 50 इंटू 4,
ये अपना डिसएडवांटेज वाले पार्ट में काउंट कर सकते हैं। 200 रुपये का कॉस्ट बढ़ गए। यहाँ पे 360 यूनिट अपना लॉस्ट हुआ और 8 रुपए का कंट्रीब्यूशन उस पर चला गया। तो 360 यूनिट पे 8, 2880, ये तो उनका इनडायरेक्टली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। स्टॉक आउट यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, इतना इनकम मिल सकता था वो अभी नहीं मिला। ठीक है। ये स्टॉक आउट खत्म। अभी नेक्स्ट रिटर्न्स। रिटर्न्स पे पहले दो केसेस पे रिटर्न नहीं है, क्वालिटी अच्छा है। तीसरे में 2% प्रोडक्ट रिटर्न आएगा और 25 रुपीज का उसका कॉस्ट आएगा। हमने टोटल 13,000 पैकेज बेचा है, उसका 2% रिटर्न आएगा और वो पैकेजेस का 25 रुपीज का कॉस्ट अपने को इनकर करना पड़ेगा। हो गया, सभी कॉस्ट हमने ले लिया। तो टोटल कॉस्ट तो सबसे कम ये। ठीक है। अब इसमें ना वो लोग कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स बताओ ये डिसाइड करने के टाइम पे। ये फाइनेंशियल फैक्टर्स हो, प्योरली कॉस्ट को कंपेयर किया। फ्रॉम फाइनेंशियल फैक्टर अपने को जेड से खरीदना चाहिए। नॉन फाइनेंशियल क्या आएगा कि मार्केट में अपना रेपुटेशन नहीं रहेगा, कस्टमर का लॉयल्टी नहीं रहेगा, क्योंकि अपना क्वालिटी अच्छा नहीं है। सस्ता है लेकिन फिर भी क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल अपना डिफिकल्ट हो सकता है। कॉम्पिटिटर्स अपना मार्केट खा सकते हैं बिकॉज ऑफ बेटर क्वालिटी वगैरह। तो ये सब नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में आता है। तुम लोग अपने एक कॉमन, अगर तुम लोग वो बिजनेस चला रहे हो तो तुम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम आएगा वो तुम लोग को सोच के वहां पे लिखना है। तो वो जस्ट तुम लोग का खुद के इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड है, तुम लोग कितने पॉइंट्स लिख पाते हो। 2 से 3 पॉइंट जनरली एक्सपेक्टेड रहता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स वगैरह या फिर अदर फैक्टर्स करके, तो वो सब में वो सब लिख के आने का। क्योंकि अभी फाइनल लेवल पे वो लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लोग जैसे ही एक एग्जाम दोगे तुम लोग प्रोफेशनल बन जाओगे और तुम लोग इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करोगे इंडस्ट्री में और तुम लोग को मिलेगा मैनेजरियल पोस्ट। तो एज अ मैनेजर सिर्फ नंबर्स देख के अपन ये गेम प्ले नहीं करते हैं, यानी कि बिजनेस को रन नहीं करते। तुम लोग को नंबर्स के अलावा बाकी के फैक्टर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने को खुद को लॉस हो रहा है लेकिन फिर भी कस्टमर को रिटेन करने के लिए अपने को लॉस फ्री प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। यानी कि उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर अपने को खर्चा हुआ एडिशनल कर लो। तो ऐसे बिजनेस पे कुछ ऐसे डिसीजंस भी आते हैं कि जहाँ पे नंबर्स को इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता। ठीक है। और एक्चुअली बिजनेस पे सर्वाइवर नंबर से ज्यादा नॉन नंबर्स मैटर करते हैं। यानी कि कस्टमर सर्विस, वो लोग से आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे तुम लोग दे रहे हो, तुम लोग उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो। अगर तुम लोग, भले ही तुम लोग का बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा रहेगा तुम लोगों ने कि प्रोडक्ट का प्राइस क्वालिटी सबसे बेस्ट है, तो वो दुकान वाले के पास बहुत क्राउड रहता है। ठीक है। लेकिन वो इतना कंट्रोल ज्यादा क्राउड को मैनेज करते करते कि एक टाइम के बाद उसको लगता है कि भाई कस्टमर जाना है जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत कस्टमर है। तो एकदम रूडली बात करना स्टार्ट करते हैं कस्टमर से। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद जो क्राउड है वो कम होना स्टार्ट होती है। कस्टमर सोचेगा कि अगर क्वालिटी नहीं मिला तो भी चलेगा लेकिन मैं ऐसे बंदे के पास नहीं जाऊंगा जो मेरा इंसल्ट करेगा। आ समझ में वैसे। ओके, तो यहाँ पे तो अपने को से कुछ पूछा नहीं है, डायरेक्टली ये अपने को कंक्लूड करना है, जेड से परचेज करो अंडर जेआईटी।
चल अभी क्वेश्चन नंबर 2। बी लिमिटेड has decided to adopt JIT policy for material. The following effect of JIT policy are identified. First one, to implement JIT, company has to modify its production and material receipt facility at capital cost of rupees 10 lakhs. The new machine will require cash operating cost of 1 lakh 8,000 per annum. Capital cost will depreciated over 5 years. अब है ना एक ध्यान में रखना कि ये जो रिसेंट डेवलपमेंट वाले टॉपिक्स है ना जैसे जेआईटी है टीक्यूएम है वगैरह ये सब में हम लोग कैपिटल बजटिंग का टेक्निक यूज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है तो अपन उसको कंसिडर नहीं करते। लेकिन जब हमने मशीन खरीदा जो वो कैपिटल कॉस्ट बता रहे तो वो 10 लाख के ऊपर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा वो अपन कंसिडर करेंगे। जैसे पे हम लोग को समय दिया था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%। तो अगर 10 लाख रुपए का तुम मशीन वगैरह परचेस करोगे तो 10 लाख कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर कहीं और इन्वेस्ट किया रहता तो वहां से कुछ इनकम आ सकता था। वो इनकम तो अगर लॉस होगा वो बनेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिया ना तो वो एनुअली रहता है क्योंकि जो परसेंटेज रहता है जैसे पे 15% था वो पर एनम ही था। तो वो एनुअली रहता है वो 5 साल का नहीं रहता। यहाँ पे अपने को कॉस्ट टोटल पर ईयर ही निकालना है। तो ये पहला वो लोग कॉस्ट बता रहे कि 10 लाख रुपए वो लोग को अभी इमीडिएटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो न्यू मशीन वो लोग खरीद रहे हैं जेआईटी के लिए उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है 1,08,000। अब यहाँ पे जैसे इनिशियली अपन डिस्कस किया कि हम लोग को कॉस्ट और बेनिफिट ये दोनों को कंपेयर करना है। तो ये कॉस्ट साइड में जाएगा 1,08,000 का कॉस्ट है। और कैपिटल कॉस्ट डेप्रिशिएट होगा वो 5 इयर्स तो वो नॉन कैश एक्सपेंसेस के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। Raw material stock holding will be reduced from 40 lakhs to 10 lakhs। मैं तो तुमको बता ना कि जीरो इन्वेंट्री पे प्रैक्टिकल लाइफ में आना बहुत डिफिकल्ट है। तो सेफ्टी स्टॉक कुछ तो रखना पड़ता है। तो जेआईटी का लिटरल मीनिंग होता है जीरो इन्वेंट्री लेकिन जीरो इन्वेंट्री प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है। तो 40 लाख का पहले इन्वेंट्री रखते थे अभी उसके बाद पे 10 लाख का इन्वेंट्री रखेंगे 1/4। आया समझ में। तो 30 लाख रुपया सेव हो गया। वो 30 लाख पे अगर हमने कहीं और इन्वेस्ट किया तो इनकम आ सकता है। तो अपॉर्चुनिटी गेन क्रिएट होगा इनकम साइड। आ समझ में 30 लाख रुपए अपना फ्री हो रहा है। द कंपनी कैन अर्न 15% ऑन इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10 लाख के ऊपर भी और 30 लाख के ऊपर भी। ठीक है। द कंपनी कैन अवॉइड रेंटल एक्सपेंडिचर ऑन स्टोरेज फैसिलिटी अमाउंटेड टू रुपीज 33,000 पर एनम। ये कॉस्ट या गेन गेन है। ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू 22,000 will be saved due to JIT। Again, gain. Presently, there are 7 workers in a stores department at a salary of 5,000 each per month. After implementing JIT scheme, only 5 workers will be required in this department. Balance 2 workers' employment will be terminated। अब यहाँ पे सोशल कॉस्ट इमोशनल कॉस्ट वगैरह को मिक्स नहीं करने का। अपन कॉस्ट अकाउंटेंट है। तो पहले 7 एम्प्लॉयज का सैलरी पे कर रहे थे अभी 5 का ही पे करेंगे 2 का सैलरी सेव हो जाएगा। तो बेनिफिट है। ठीक है। अब वो लोग का बेचारों का जॉब जा रहा है वगैरह वो सब इसमें मिक्सअप नहीं करना है। Due to receipt of smaller lots of raw material, there will be some disruption in the production process. The cost of stock out are estimated at 77,000 per annum। अमाउंट वो लोग ने खुद ही बता दिया है। तो ये कॉस्ट साइड में जाएगा स्टॉक आउट का कॉस्ट है। Determine the financial impact of JIT policy। Is it advisable for the company to implement JIT? तो कॉस्ट एंड बेनिफिट कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो एक स्टेटमेंट बना दो। स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट ऑफ JIT। नहीं 10 लाख पे 15% आएगा। 10 लाख तो कैपिटल कॉस्ट है वो बैलेंस शीट आइटम है वो एक्सपेंस नहीं।
ओके, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि कॉस्ट और बेनिफिट अलग अलग दो हेडिंग दे रहे थे, या फिर हम लोग ऐसे करेंगे कि एक ही स्टेटमेंट में जो बेनिफिट है उसको पॉजिटिव में रखेंगे, कॉस्ट रहेगा तो नेगेटिव में रखेंगे। तो या तो वैसे फॉलो करो या तो सेग्रीगेट ही कर लो, कॉस्ट एक साथ बेनिफिट एक साथ। ठीक है, तो आई थिंक सेग्रीगेट करना ज्यादा बेटर रहेगा प्रेजेंटेशन वाइज। तो पहले कॉस्ट लिख दो, कॉस्ट ऑफ JIT। चलो, पॉइंट नंबर वन में बोला है कि न्यू मशीन का ऑपरेटिंग कॉस्ट है 1,08,000। ये कॉस्ट साइड है। ठीक है, तो लिखो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 1,08,000। दूसरा, डिप्रिसिएशन अपन नहीं लेते हैं तो उसका नोट लिख देंगे। जो कैपिटल कॉस्ट है उसका रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पे लिखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वो आएगा 10 लाख पे 15%। 10 लाख पे 15%, 1,50,000। हम्म। हाँ, कॉस्ट को खत्म करना है तो बाद में वो स्टॉक आउट डायरेक्टली ले लो, पॉइंट नंबर 6 पे जो दिया है वो। स्टॉक आउट 77,000। जो बीच के पॉइंट है वो तो ना के रिटर्न्स साइड है। ठीक है, यानी कि बेनिफिट साइड है। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स, बेनिफिट में पॉइंट नंबर 2 में दिया कि इन्वेंट्री कम हो जाएगा, 40 लाख से 10 लाख पे आएगा। ठीक है, तो उस पे लिखो अपॉर्चुनिटी गेन ऑन रिडक्शन ऑफ इन्वेंट्री। अपॉर्चुनिटी गेन ऑन रिडक्शन ऑफ इन्वेंट्री, उस पे 30 लैक्स पे 15%। 30 लैक्स यानी कि 40 लाख से इन्वेंट्री कम होकर 10 लाख पे आ रहा है। तो 30 लाख रुपया सेव हो रहा है, उसको कहीं पे और इन्वेस्ट करेंगे, इनकम मिलेगा। 30 लाख पे 15%, 4,50,000। पॉइंट नंबर 3 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। पॉइंट नंबर 4, ये रेंटल एक्सपेंडिचर, सेविंग इन रेंटल एक्सपेंडिचर, सेविंग इन रेंटल एक्सपेंडिचर 33,000। सेविंग इन प्रॉपर्टी टैक्स एंड इंश्योरेंस, सेविंग इन प्रॉपर्टी टैक्स एंड इंश्योरेंस 22,000। पॉइंट नंबर 5 में सैलरी का सेविंग बोला है, तो सैलरी एंड सेविंग, सेविंग इन सैलरी, सॉरी, सेविंग इन सैलरीज, दो एम्प्लॉई इंटू 5,000 इंटू 12 मंथ्स। ये 5,000 पर मंथ है। दो एम्प्लॉई इंटू 5,000 इंटू 12 मंथ्स। पॉइंट नंबर 6 हमने कॉस्ट में ऑलरेडी ले लिया, स्टॉक आउट में। ठीक है, तभी कॉस्ट का टोटल ले लो, बेनिफिट का टोटल ले लो, और दोनों को माइनस करके नेट कॉस्ट आ रहा है कि नेट बेनिफिट आ रहा है वो निकालो। 2,19,000 नेगेटिव।
पॉजिटिव आ रहा है यानी बेनिफिट्स ज्यादा है। तो नेट बेनिफिट 2,19,000। कमेंट नीचे लिख दो। कंपनी शुड इम्प्लीमेंट JIT। Company should implement JIT since there would be net benefit of rupees 2,19,000 per annum. हो गया, तो ये चैप्टर भी खत्म। थोड़ा सा टॉपिक है, रिसेंट डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो इसके ज्यादा सम्स अवेलेबल ही नहीं है कि ज्यादा और प्रैक्टिस करो, लेकिन कंसेप्चुअल यही है। अभी यही लॉजिक अप्लाई करके अगर कुछ और वेराइटी का सम आया तो तुम अब सेम वे कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर करके डिसीजन लेना है।